आप सबका ऑनलाइन बायो क्लास में स्वागत है। मैं हूं संजय द्विवेदी। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। सब लोगों को मेरी आवाज साफ साफ जा रही है? सभी लोग मेरी आवाज साफ साफ सुन रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आके अपना रिस्पांस दीजिए। पिछली क्लास में हम आपको ट्रांसपिरेशन के बारे में बताए थे। आज उसका अगला स्टेप और अंतिम स्टेप भी समझिए, प्लांट वाटर रिलेशनशिप से संबंधित। पौधों के द्वारा पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, यह जिसके बारे में पढ़ा जाएगा वो वास्तव में फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिसके लिए आपके एग्जाम में सवाल है। जो वेस्कुलर प्लांट नहीं है या जो जमीन पे नहीं पाए जाते, जो पानी में पाए जाते हैं, उनमें वाटर का एब्जॉर्प्शन एक अलग विधि द्वारा होता है। जो पौधे वेस्कुलर हैं, जिनमें रूट्स है, उनमें वाटर का एब्जॉर्प्शन अलग विधि द्वारा होता है। सभी को गुड इवनिंग, जुड़ते जाइए। जो पौधे पानी में पाए जाते हैं वो अपने शरीर की सामान्य सतह से वाटर यानी जल का अवशोषण डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन विधि द्वारा करते हैं। जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट है, जिनमें रूट्स नहीं है, ये पानी में पाए जाते भी हैं। उनमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, वो जो उनकी बॉडी है उसकी सामान्य सतह यानी जनरल बॉडी सरफेस से ही वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, वहां रूट की जरूरत नहीं। और किस विधि द्वारा एब्जॉर्ब होगा? सिंपल डिफ्यूजन, यानी जो मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कब तक होगा ये मूवमेंट? जब तक कि दोनों तरफ समान कंसंट्रेशन ना हो जाए। साम्यता की स्थिति में डिफ्यूजन रुक जाता है। ठीक। लेकिन जो अभी हम लोग को पढ़ना है वो जलीय पौधे या एक्वेटिक प्लांट्स के रेफरेंस में नहीं पढ़ना है। हम लोगों को फ्लावरिंग प्लांट के रेफरेंस में पढ़ना है, जिनमें पुष्प आता है। ये सामान्यतः वे पौधे होते हैं जिनकी बॉडी यानी जो शरीर है तीन मुख्य भागों में बटी रहती है। जो भाग जमीन के अंदर होता है उसको हम लोग जड़ बोलते हैं, जिससे पौधा अपने को जमीन में जमा के रखता है। दूसरा हम लोग तना बोलते हैं, जो जमीन के ऊपर होता है। और उस पे चपटे हुए भाग जो होते हैं जिनको हम लोग पत्तियां बोलते हैं। तो तना और पत्तियों के द्वारा जल का अवशोषण नहीं, रूट के द्वारा। अब रूट में किसके द्वारा होता है? रूट हेयर के द्वारा होता है। बात को समझते जाइए। शरीर के तीन भाग हो गए, जड़ तना पत्ती। इसमें से तना और पत्ती के द्वारा जल का अवशोषण नहीं होगा, जड़ के द्वारा होगा। और जड़ में भी किसके द्वारा होगा? उसमें एक पतला सा रेशा जैसा कोशिका होती है, उस कोशिका को हम लोग रूट हेयर कहते हैं। उसी रूट हेयर के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आगे बताते हैं। स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा और मेरी बात को सुनिएगा। अब सबसे बड़ी समस्या दो बातों की। जल को अवशोषण करना है, तो जल कौन सा होगा, अवशोषित कौन करेगा? दो पॉइंट हुए। एक पॉइंट मैंने समझाया कि जिसको अवशोषित करना है उसके पास जड़ होना चाहिए,
और जड़ में वो भाग क्या होता है जो अवशोषित करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर। उसके बारे में और भी हम बात बता देते हैं आपको, आगे हो सकता आए भी नोट्स में। ये जो रूट हेयर है, रूट की बाह्य त्वचा से निकली हुई कोशिका होती है। रूट की बाह्य त्वचा को हम लोग राइजोडर्मिस कहते हैं, या एपिडर्मिस की जगह पे हम लोग उसको पीली फेरस लेयर भी कहते हैं। उसका शब्द बदल जाता है। जो वह त्वचा पौधे में तना के लिए यूज होता है, पत्ती के लिए यूज होता है, उसको हम लोग पढ़ाई में एपिडर्मिस कहते हैं। जो वह त्वचा रूट की होती है, उसको हम लोग पढ़ाई में राइजोडर्मिस कहते हैं, या पीली फेरस लेयर कहते हैं। क्लियर? इसी राइजोडर्मिस से कोशिकाओं का, जैसे हम बताएं, यहाँ बना के बताएं कि ये बाहर की लेयर है, और इससे बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, रेसे जैसे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हीं को हम रूट हेयर कहते हैं। और ये जो रूट हेयर है, इसकी विशेषता है बेटा, इट इज ऑलवेज यूनिसेलुलर। याद रखना, रूट मल्टीसेलुलर होता है, रूट हेयर सदैव एक कोशिका का बना। किससे बनेगा? बाह्य त्वचा से। किसकी बाह्य त्वचा से? रूट की। रूट की बाह्य त्वचा को क्या बोलते हैं? राइजोडर्मिस। राइजोडर्मिस, डर्मिस का मतलब होता है त्वचा, और रूट के लिए जो टर्म हम लोग यूज करते हैं राइजो, तो नाम हो गया पूरा राइजोडर्मिस। यह यूनिसेलुलर सेल जो रूट हेयर है, जिस सेल के एक्सटेंशन से बनती है, जो सेल लंबा होकर रूट हेयर बनाएगी, उसका नाम ट्राइकोडर्म। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइकोडर्म, या ट्राइकोब्लास्ट भी बोलते हैं। ट्राइकोब्लास्ट, यही याद रखेंगे आप। रूट हेयर का निर्माण ट्राइकोब्लास्ट से होता है। जिससे कोई चीज बनती है, उसको बनी हुई चीज का प्रिकर्सर कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जिससे कोई चीज बनती है, उसको बनी हुई चीज का प्रिकर्सर कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से बोलिए। चीनी से मिठाई बनती है। चीनी से मिठाई बनती है, तो मिठाई का प्रिकर्सर चीनी। समझ गए होंगे? ट्रिप्टोफैन से ऑक्सिन बनता था। तो ऑक्सिन का प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन। ट्राइकोब्लास्ट से रूट हेयर बनेगा, तो रूट हेयर का प्रिकर्सर ट्राइकोब्लास्ट। एग्जाम में सवाल आएगा, रूट हेयर कितनी कोशिका की बनी? सदैव एक कोशिका की। रूट हेयर जिस कोशिका से बनती है, उसको क्या कहते हैं? ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। रूट हेयर की प्रिकर्सर सेल का नाम क्या है? अगेन आंसर ट्राइकोब्लास्ट। उस सेल को क्या कहते हैं बेटा? ट्राइकोब्लास्ट। अब दूसरी बात, हमको रूट हेयर का आइडिया हो गया, उसी को वाटर एब्जॉर्ब करना है। कैसे एब्जॉर्ब करना है, किस विधि से करना है, ये आगे हम बताएंगे। लेकिन एब्जॉर्ब उसको पानी को करना है। और रही बात, वो पानी कौन सा है? एब्जॉर्ब करने वाला तो जान गए। अब हम पानी का आइडिया, वो आपके नोट्स में सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या लिखा है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन सॉइल। पहली बात तो जानिए, प्रकृति में, नेचर में वाटर के स्रोत कौन सा है? यदि कोई पूछे द सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज, तो आपका आंसर है रेनफॉल, वर्षा। पृथ्वी को जल कहां से मिला है? बारिश से। ये जो आपको समुद्र में, नदियों में, पहाड़ों पे बर्फ के तौर पे जो भी जल आपको दिख रहा है, ये किसकी देन है? बारिश की। लिखा है सॉइल इज मेजर सोर्स ऑफ वाटर। पौधा पानी कहां से लेगा? बारिश से नहीं,
मिट्टी से। फॉर प्लांट्स, पौधे के लिए मुख्य स्रोत पानी का मिट्टी है। द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट हेयर, पौधे पानी का अवशोषण रूट हेयर के द्वारा करते हैं मिट्टी से। अब मिट्टी में पानी एक ही प्रकार का है कि भिन्न भिन्न प्रकार का है? तो आंसर आया 4 प्रकार का। मिट्टी में पानी की उपलब्धता 4 रूपों में है। तो अब अगला दिमाग में सवाल आएगा, क्या पौधे इन चारों रूपों के पानी का अवशोषण करते हैं? तो आंसर आएगा नहीं। तो फिर 3 का करते हैं? नहीं। 2 का करते हैं? नहीं। कितने करते हैं? जब 2 नहीं तो कितना अंतिम? 1 का करते हैं। तो वह एक कौन सा है और वो 4 रूप कौन से हैं पानी के, उसको हम बताते हैं। आपके सामने पहला फॉर्म, जब बेटा बारिश होगी तो पानी पृथ्वी के संपर्क में आएगा और आने के बाद जिधर ढाल पाएगा भागेगा, जिधर ढाल पाएगा उधर पानी भागेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, हाई टू लो स्लोप पे। और भागते पानी को पौधा नहीं पकड़ता अवशोषण के। भागता हुआ जल कहलाता है रन अवे वाटर, भाग रहा पानी रन अवे वाटर है। और रन वे वाटर को पौधे कभी अवशोषित नहीं करते। लिखा है ऑल द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द सॉइल इज नॉट रिटेन्ड बाय इट, जितना बारिश का पानी पृथ्वी पे गिरता है वह सब उसके द्वारा रिटेन्ड यानी धारण नहीं किया जाता। जब धारण नहीं किया जाता तो क्या होता है? इट रन अवे एंड नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट, भागता है ढाल की तरफ और इस वजह से वह पौधे के द्वारा अवशोषित नहीं होता। अगला प्रकार, दूसरे पानी कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ये जो पानी भाग रहा होता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चलते कुछ अमाउंट उस भागते हुए जल से जमीन के अंदर चला जाता है नीचे, जिसको हम लोग बोरिंग करके निकालते हैं या कुआं खोद के निकालते हैं। उस पानी को हम ग्रेविटेशनल वाटर, जमीन के अंदर चला जाता है, उसको हम लोग पीने के यूज में बोरिंग करके निकालते हैं पीते हैं। लिखा है when the water enters the soil and passes through the spaces between the soil particle and reaches the water table, नीचे जो पानी का तल है जमीन के अंदर जल स्तर है वहां पहुंच जाता है। द वाटर दिस वाटर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू द प्लांट रूट, वहां भी पानी की जड़ों की पहुंच नहीं होती, इसलिए ग्रेविटेशनल वाटर भी पौधे के रूट हेयर के द्वारा अवशोषित नहीं होगा। तीसरी सिचुएशन, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये तीसरा ढंग देखिए, रन अवे वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जब पानी मिट्टी के अंदर स्पेस से होता हुआ नीचे जाता रहता है तो उसका कुछ भाग नमी के रूप में सॉइल पार्टिकल की सतह से चिपका रहता है। नमी के रूप में, किस रूप में बेटा? नमी, नमी मतलब वेपर। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक। वो हवा में भी हो सकता है, मिट्टी में भी हो सकता है। और इस पानी को भी पौधा अवशोषित नहीं करता। 3 कैंसिल। दिस फॉर्म ऑफ वाटर विच इज टाइटली हेल्ड बाय सॉइल पार्टिकल, सॉइल के जो कण हैं उनके द्वारा पकड़ के रखा जाता नमी के रूप में। एंड दिस टाइप ऑफ वाटर इन सॉइल इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, इस प्रकार का जल भी पौधे को अवशोषण के लिए उपलब्ध नहीं होता। अब चौथा और अंतिम, चौथा है कैपिलरी वाटर, यही पौधे को उपलब्ध होगा। रूट हेयर्स
एब्जॉर्ब कैपिलरी वाटर। जो रूट हेयर है पौधों की, वो कौन से पानी का अवशोषण करेंगी? कैपिलरी वाटर का। कौन से पानी के रूप का अवशोषण नहीं करती? ग्रेविटेशनल वाटर, रनवे वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये कैपिलरी वाटर कौन सा वाटर होता है, तो ये भी देख लीजिए। ये बेटा सॉइल के कण हैं, और जब पानी गुजर रहा होगा इन कणों के माध्यम से ऐसे, तो कुछ मात्रा में पानी इन्हीं पार्टिकल के बीच रह जाता है, और जो इन पार्टिकल के बीच में पानी रह जाता है उसी को हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। पढ़ देते हैं हम इसको। द स्मॉलर पोर ऑफ द सॉइल वाटर इज हेल्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो कणों से आपस में पोर बनते हैं, उनमें कुछ पानी ग्रेविटी के विरुद्ध रुक जाता है, और उसी को हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द प्लांट एंड कॉन्स्टिट्यूट द ओनली अवेलेबल सोर्स ऑफ वाटर टू द प्लांट। यही एकमात्र ऐसा जल है जिसको पौधे अवशोषित करते हैं। बहुत क्लियर। यानी हमको इस चैप्टर के 2 पॉइंट समझने थे। कौन अवशोषित करेगा, किसको अवशोषित करेगा? जड़ अवशोषित करेगी। जड़ में रूट हेयर किससे बनती है? ट्राइकोब्लास्ट से। कितने सेल की होती है? एक सेल की होती है। रूट हेयर यह कौन सा जल अवशोषित करेगी? कैपिलरी वाटर करेगी। कौन सा जल अवशोषित नहीं करेगी? रनवे वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड ग्रेविटेशनल वाटर। आप लोग बताओ, ये जो कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कुछ समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आके बताओ बेटा, तो आगे मैं बताऊं। जल्दी से आओ, अपना रिस्पांस दो। प्रेमचंद कैथल को थोड़ा बहुत समझ में आया। सरिता, गौतम, अर्चना, ज्योति, जूली। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजों को और यहाँ समझिए। लिखा है प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर मोस्टली फ्रॉम सॉइल बाय देयर। पौधे जल का अवशोषण मिट्टी से जड़ के द्वारा करते हैं। पौधे जल का अवशोषण मिट्टी से जल के द्वारा करते हैं। एक जनरल रूल है कि प्लांट्स रूट सिस्टम is about as extensive as its shoot system। एक सामान्य है कि जो आपको जमीन के ऊपर पौधे का शूट सिस्टम दिखता है पूरा, ठीक वैसे ही जमीन के अंदर पौधे का रूट सिस्टम। ऐसे सोचिए। वाटर एंड मिनरल्स enters the plant from soil through surface of fine branches of its। पानी और उसके साथ उसमें घुला हुआ मिनरल यानी खनिज पौधे में इंटर करता है मिट्टी से जड़ की बहुत ही फाइन ब्रांच के द्वारा, और उसी फाइन ब्रांच को हम लोग रूट हेयर कहते हैं। प्रत्येक रूट हेयर जो होती है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ऐसे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और ये हेयर क्या है? प्रोजेक्शन है, खिंचाव है। किसका? इपीडर्मल सेल का, जिसके बारे में बता रहे थे कि इसी इपीडर्मल सेल को राइजोडर्मिस कहते हैं। रूट की एपिडर्मिस का ही नाम राइजोडर्मिस है। तना और पत्ती के एपिडर्मिस को एपिडर्मिस कहते हैं। रूट हेयर्स प्रोवाइड प्लांट्स विथ एन एक्सटेंसिव सरफेस एरिया। अब ढेर सारे रोए जैसी संरचनाएं निकल जाएंगे रूट से, तो उनका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, जल के अवशोषण के उतने ही चांस बढ़ गए। ऐसा ही कहा गया। ये आपके सामने एक डायग्राम से
अभी कही हुई बात को समझाने की कोशिश की गई। ये जो लाइन दिख रही है जिसपे पौधे खड़े हैं बेटा, ये ऊपर सूट सिस्टम है, और ये जो लाइन दिख रही है आपको नीचे जाती हुई, ये पौधे का रूट सिस्टम है। आप देखिए, जैसे सूट सिस्टम है वैसे ही रूट सिस्टम है। आश्चर्य की, जो पौधे जीरोफाइट होते हैं, जिनको हम लोग मरुद्भिद कहते हैं, उनका सूट सिस्टम उनके रूट सिस्टम से छोटा होता है। ध्यान रखिएगा, क्यों? वहां की मिट्टी में पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए जड़ें बहुत गहरे गई होती है। मिट्टी का वातावरण शुष्क होने से उनका सूट सिस्टम बहुत ग्रोथ नहीं करता, लेकिन रूट सिस्टम पानी की खोज में बहुत नीचे गया होता है, यानी बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे रूट सिस्टम आपको आंखों से ही दिख रहा है पौधों का। छोटे छोटे पौधे हैं, पेड़ नहीं है। अब यहाँ रूट का आपका इलेबोरेटिव यानी विस्तृत डायग्राम आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे। ये कंप्लीट एनाटॉमिकल डायग्राम भी है और आपको समझने में सुविधा भी है। ये जो सबसे ऊपर का जोन है, इसको आप बाद में समझिए, सबसे नीचे के जोन को समझिए। हम ऐसे बनाते हैं, ये बेटा ये रूट हेयर है। रूट का सबसे जो बाहर की एंडिंग होती है उस पे एक टोपी होती है। उस टोपी को हम लोग रूट कैप कहते हैं। रूट कैप कहते हैं। इस टोपी के अंदर जो ढका हुआ भाग होता है वह रूट मेरिस्टम होता है। अब ध्यान रखिए, रूट मेरिस्टम रूट के अपेक्स पे नहीं, रूट के टिप पे नहीं है। टिप, जैसे हम टोपी पहन लें तो सबसे बाहर क्या होगा? टोपी, उसके बाद सिर आएगा। तो ऐसे ही समझिए कि जो सबसे बाहर का सिरा है रूट का, वह रूट कैप है, और रूट कैप के अंदर रूट मेरिस्टम है। यानी रूट मेरिस्टम की पोजीशन सब एपिकल है या सब टर्मिनल है, जस्ट बिहाइंड रूट कैप। जबकि जो सूट अपेक्स होता है उस पे सूट का मेरिस्टम, यानी दो अंतर। सूट अपेक्स पोजीशन में टर्मिनल होता है, रूट मेरिस्टम अपने पोजीशन में सब टर्मिनल होता है। कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट कैप। रूट कैप के उपस्थिति के कारण रूट मेरिस्टम की पोजीशन सब टर्मिनल या सब एपिकल होती है। ये बात याद रहेगी, दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद वाला जो रीजन है, हमने बताया वो मेरिस्टम है, तो मेरिस्टम से ही बना होता है, उसको बोलते हैं मेरिस्टमेटिक रीजन। ये देखिए मेरिस्टमेटिक रीजन, पहले रूट कैप था। अब मेरिस्टम का गुण क्या होगा? सेल का डिवीजन करना, सेल का इलांगेशन करना। तो अगले स्टेप में आ गया इलांगेशन रीजन। इलांगेशन के बाद सेल की क्या गति होती है? वो डिफरेंशिएट कर जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उस रीजन का नाम मैचुरेशन रीजन। और इसी मैचुरेशन रीजन में पाए जाते हैं रूट हेयर्स। अब आपसे कोई पूछे वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट के किस जोन के द्वारा होगा, तो आपका जवाब है मैचुरेशन के जोन के द्वारा। मैचुरेशन जोन को ही हम लोग जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं। याद रखना है, जोन ऑफ मैचुरेशन ही, मैचुरेशन जोन ही जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन कहलाता है, क्योंकि यहीं पे वाटर और मिनरल का अवशोषण होगा रूट हेयर के द्वारा, क्योंकि यहीं पे रूट हेयर पाए जाते हैं। रूट हेयर सदैव एक सेल के बने होते हैं। तो आप लोगों को डायग्राम से रूट हेयर का लोकेशन और रूट का एनाटॉमिकल स्पेस समझ में आया? देखिए यहाँ क्या लिखा है, पार्ट ऑफ ए रूट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू रूट हेयर। और रूट हेयर कहाँ है बेटा? मैचुरेशन जोन में। इसीलिए मैचुरेशन जोन को क्या बोलेंगे?
जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये बातें आप लोगों को समझ में आई? बोलिए। रूट हेयर की बात समझ में आई, पोजीशन की, उसकी डायग्राम की? ये भी एक डायग्राम है, ये एक्चुअल डायग्राम है। देखिए रूट हेयर निकले हुए दिख रहे हैं, कितना सरफेस एरिया कवर कर रहा है। ये बिल्कुल नया जर्मलिंग है, एक नया पौधा जन्म लेने वाला है बीज से, और कैसे यहाँ से रूट हेयर निकले हुए हैं। आप समझ सकते हैं, यही जोन ऑफ मैचुरेशन है। ये देखिए रूट हेयर को अल्ट्रा मैग्नीफाई करके दिखाया गया है, जैसे कोई ब्रश हो। ब्रश देखा होगा घर में, ऐसा गोल वाला ब्रश, उसमें जो रेशे निकले होते हैं, आप समझिए वो उसी तरह से रूट हेयर रूट की सरफेस से जोन ऑफ मैचुरेशन में निकले रहते हैं। मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये जो आपको रेशे दिख रहे हैं, ये एक एक सेल के हैं। ये कॉर्न रूट है। मक्का आपने नाम सुना है, मक्का जम रहा है, और उसके सीड से ये रूट निकलने की कोशिश कर रही है। और इससे देखिए कैसे, ये एक्चुअल डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ, और कैसे ये रूट हेयर दिख रहे हैं। सामान्यतः एक सेल आंख से दिखाई नहीं देती। कॉर्न रूट विथ prolific growth of root hairs for uptake of water and nutrients from the soil। यही वाटर और मिनरल का सॉइल से एब्जॉर्प्शन करेंगे। थोड़ा सा डाटा है, आपके सामने पेश कर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, ए सिंगल राई प्लांट, राई का पौधा है जिसको साइंस में सिकेल सीरियल कहते हैं, सिकेल सीरियल कहते हैं, was found to have a root system occupied 0.008 cubic meter of soil. The plant had an estimated 13.8 million roots covered with 14 billion root hairs। रूट है 13 मिलियन, रूट हेयर है 14 बिलियन, सोच सकते हैं। प्रोवाइडिंग ए कंबाइंड सरफेस एरिया ऑफ 632 स्क्वायर मीटर। ध्यान दीजिए, ये जो पौधे का रूट सिस्टम है, वह 0.081 क्यूबिक मीटर में था। कितना छोटा, 0.08, यानी 0.02 गुणे 0.2 गुणे 0.2, ऐसे 0.2 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्यूबिक 0.08 बनेगा। लेकिन ये जितने एरिया, सरफेस एरिया कवर कर रहा है रूट एयर के रूप में, वह 632 स्क्वायर मीटर है। एरिया को हम लोग स्क्वायर मीटर में बता रहे हैं। और यह जो एरिया है, एक फुटबॉल के फील्ड का 1/7 है। और प्लांट कितना है बेटा, एक ठो। पौधा भी बहुत बड़ा पहलवान नहीं है, राई का पौधा है, बोला राई तो छोटी होती है। तो आप इमेजिन करिए, नेचर ने कितना कितना बढ़िया से डेवलपमेंट किया हुआ है जरूरत के हिसाब से। प्लांट फिजियोलॉजिस्ट डिस्कस्ड वाटर रिलेशंस इन टर्म ऑफ वाटर पोटेंशियल। जो पानी का अवशोषण है, पानी का जो संबंध है, वो वाटर पोटेंशियल के रूप में बताते हैं। एन एक्सप्रेशन, ये हम वाटर पोटेंशियल आपको पढ़ा भी चुके हैं। आप यहाँ पे नीचे की लाइन देखिए, ये लाइन देखिए, वाटर मूव्स फ्रॉम ए हाई टू लो वाटर पोटेंशियल। ये लाइन याद रखनी है। ये वाटर पोटेंशियल हाई हो तो इससे लो वाटर पोटेंशियल को मूव करेगा। और वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का इज सेट टू 0। जो शुद्ध जल है उसका वाटर पोटेंशियल 0 होगा। यानी जो ही जल मिट्टी के संपर्क में आएगा, तो वह प्योर वाटर रहेगा ही नहीं, तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, 0 नहीं रहेगा, घट जाएगा। ज्यो ज्यो सोल्यूशन में हम सॉल्यूट डालते जाएंगे, वाटर पोटेंशियल घटता जाता है।
और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी सांद्रता बढ़ती जाती है। यह बात हम आपको सिखाए थे। इन ए सोल्यूशन, जो ही सोल्यूशन के फॉर्म में आएगा, द वाटर पोटेंशियल इज लोअर, ये निगेटिव। अब बेटा जीरो उसका मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जीरो है। किसके लिए है, प्योर वाटर के लिए है। तो जो ही प्योर वाटर को सोल्यूशन के फॉर्म में लाएंगे तो यह निगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम जिसका जीरो होगा उसकी शेष सारी वैल्यू निगेटिव होगी, यानी घट गया। सोल्यूशन बनाते ही पानी का वाटर पोटेंशियल गिर गया, उसकी फ्री एनर्जी कम हो गई। वाटर किधर से किधर को मूव करता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। प्लांट वाटर ट्रांसपोर्ट इज रेडली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर पोटेंशियल। यहाँ बिल्कुल अब स्पष्ट सेंटेंस यहां से पढ़ना है आपको। वाटर इंटर्स ए रूट हेयर सेल फ्रॉम द सॉइल बिकॉज सेल सॉल्यूट लोअर द वाटर पोटेंशियल। ये सॉइल है, सॉइल का वाटर पोटेंशियल जीरो। रूट हेयर, फिर रूट हेयर से सेल सैप, फिर सेल सैप से जाइलम। और मूवमेंट किधर से किधर को हो रहा है, हाई वाटर पोटेंशियल से, जितने एरो लगे हैं, लो वाटर पोटेंशियल। यानी सॉइल का वाटर पोटेंशियल हाई होगा तब रूट हेयर में आएगा, रूट हेयर का ज्यादा होगा तो सेल सैप में जाएगा, और सेल सैप का ज्यादा होगा तब वो जाइलम वेसल्स में जाएगा। इस तरह से मूवमेंट होगा। मूवमेंट का डायरेक्शन यही रहेगा बेटा, हाई वाटर पोटेंशियल। जहां से पानी जाएगा उसका हाई, जिसको जाएगा उसका लो होना चाहिए। अब देखिए वही चीज जो पहले बताई गई थी, जाइलम तक आया था, जाइलम के बाद इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के बाद बंडल सिथ सेल, बंडल सिथ सेल के बाद फोटोसिंथेटिक सेल, फिर स्टोमेटा, स्टोमेटा फिर ट्रांसपिरेशन होगा, वह आउटर इन्वायरमेंट। और वाटर पोटेंशियल इज वेरी लो। यहाँ पे क्या था, हाई था, और इधर क्या हो गया, लो। यानी जो गार्ड सेल है उसका लो होगा रूट हेयर की सेल से, रूट हेयर का लो होगा सॉइल के पानी की सेल से। पानी में जो वाटर पोटेंशियल वो ज्यादा होगा जहां से चलना है, और जिसको लेना है उसका कम होना चाहिए, इस शर्त। अब यहाँ डायग्राम से पानी का अवशोषित होना दिखाया गया। यहाँ ध्यान रखना है, पौधे में खनिज का अवशोषण अलग विधि से नहीं होता। पानी में ही जो मिट्टी में पानी है उसी में मिट्टी से कुछ खनिज पानी में घुल जाते हैं और वह पानी के साथ ही अवशोषित हो जाते हैं। ये ध्यान रखना। अब यह जो डायग्राम है, ये जो लाइन खींची हुई है रेड कलर की, ये बेटा रूट हेयर था। देखिए क्या लिखा है, ये क्या है, रूट हेयर। अब इस रूट हेयर के बाहर सॉइल के पार्टिकल हैं, इन्हीं सॉइल पार्टिकल के बीच वाटर है। ये कौन सा वाटर है, कैपिलरी वाटर, यही अवशोषित होगा। अब जो वाटर है इसका वाटर पोटेंशियल हाई होना है और रूट हेयर का कम, यहां से अवशोषित होके ये ईपी ब्लेमा में आया। हम ईपी ब्लेमा आपको सिखा रहे हैं। रूट की एपिडर्मिस का नाम ईपी ब्लेमा है, उसी से जो सेल बनती है लंबा हेयर लाइक, उसका नाम रूट हेयर। अब इसके बाद ये कार्टेक्स है, कार्टेक्स की कोशिकाओं के बीच से जो इंटरसेलुलर स्पेस है उससे यह मूव कर रही है। मूव करते करते कहाँ आ गई, इंडोडर्मिस के पास। ये जो पहली लेयर होगी वेस्कुलर बंडल के बाहर, उसको हम बोलते हैं इंडोडर्मिस। और इंडोडर्मिस की जो सेल, ये जो सेल है जहां से पानी की एंट्री हो रही है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पैसेज सेल। पैसेज सेल किसकी सेल होती है, पार्ट ऑफ इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस का भाग होता है। इंडोडर्मिस की वह सेल जो पानी को अंदर आने को अलाउ करती है, उसी का नाम पैसेज सेल। पैसेज देने का मतलब रास्ता देना। अब यहां से कहां आई, प्रोटोजाइलम।
प्रोटोजाइलम और फिर मेटाजाइलम। क्यों? रूट में जो रूट होगी उसी से वाटर का एब्जॉर्प्शन होना है, और रूट में जाइलम की कंडीशन कैसी होती है? एक्सार्ज, यानी बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम, अंदर की तरफ मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ मुंह किया रहे तो कंडीशन को एक्सार्ज बोलते हैं। एक्सार्ज कंडीशन पहचान है रूट की। इंडार्ज कंडीशन पहचान है स्टेम की। तो ये तो रहा वह रास्ता जिसके द्वारा सॉइल से वाटर जाइलम तक पहुंचता है। अब एक विशेष बात आपको स्क्रीन पे दिख रही है बेटा, एक्वापोरिन। ये नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। आर क्या है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, स्पेसिफिक प्रोटीन है। एक्वापोरिन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो प्लांट सेल की मेम्ब्रेन पे होती है और वाटर के पैसिव मूवमेंट को जिम्मेदार है, जो हेल्प करती है। वाटर के मूवमेंट को हेल्प करने वाली रूट की सेल में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम एक्वापोरिन है। एक्वापोरिन नाम याद रखे रहिएगा। एक्वापोरिन स्पेसिफिक प्रोटीन है, प्लांट सेल की मेम्ब्रेन पे पाई जाती है और पैसिव वाटर मूवमेंट को हेल्प करती है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां समझिए, मूवमेंट के दो ढंग हैं। पौधे में वाटर के एब्जॉर्प्शन के दो ढंग हैं। एक को बोलते हैं एपोप्लास्टिक, एक को बोलते हैं सिम्प्लास्टिक। और ये टर्म जिसने दिया है उस साइंटिस्ट का नाम है मंच। मंच ने किन रास्तों से मूवमेंट होगा उन रास्तों को एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। जैसे आप जीटी रोड से जाएंगे, एक्सप्रेस वे से जाएंगे, गांव की सड़क से जाएंगे, मेड़ से जाएंगे, रास्ते हुए। तो पानी को जाने का जो रास्ता है पौधे के शरीर में, उसका नाम दो है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। और ये टर्म, इन रास्तों का नाम किसने रखा था? मंच ने। थोड़ा सा और आगे बढ़िए। ये डायग्राम के द्वारा सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट को समझाया गया है। इसमें कलर भी यूज किया गया। ये देखो बेटा, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये इसकी पड़ोस की सेल है, पड़ोस की सेल। सेल का प्रोटोप्लाज्म आपस में जुड़ा हुआ होता है। जिस पॉइंट से जुड़ा होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा डेस्मेटा। दो पड़ोसी कोशिकाओं का, हम यहाँ डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये दो पड़ोसी कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म जिस जगह से जुड़ता है उसी का नाम प्लाज्मा डेस्मेटा। वही यहाँ लाइन ब्लू कलर की दिखाई जा रही है। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर से यदि कोई चीज जा रही है तो उसको हम सिम्प्लास्ट कहते हैं। अब ये सेल वॉल है, ये बेटा सेल वॉल है, ये दूसरी सेल वॉल है, दूसरे सेल की होगी। और इनके बीच से, दो कोशिकाओं के बीच से, यहां से हम डायग्राम बनाते हैं, ये एक सेल, ये एक सेल। इसके इसके बीच से यदि कोई गुजरे इधर से, इनके अंदर से नहीं, इनके प्रोटोप्लाज्म से नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्ट, इसको। और यदि प्रोटोप्लाज्म के द्वारा गुजरे तो इसको हम लोग बोलते हैं सिम्प्लास्ट। बिल्कुल समझना आसान। प्रोटोप्लाज्म इन्वॉल्व हो गया तो कोशिका के अंदर से पानी गुजरा, सिम्प्लास्ट। दो कोशिकाओं के बीचों बीच से गुजर रहा है, कोशिका के अंदर नहीं गया, यानी नॉन लिविंग पैसेज है। एपोप्लास्ट कैसा पैसेज है? नॉन लिविंग। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग है, तो लिविंग पैसेज का नाम सिम्प्लास्ट, नॉन लिविंग पैसेज का नाम एपोप्लास्ट। वाटर के एब्जॉर्प्शन की दो विधि, और यह जो विधि है जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम रेनर है। एक का नाम है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक का नाम है पैसिव। कुल एब्जॉर्प्शन का मात्र 2% एक्टिव होता है और 98% पैसिव होता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन का कंट्रोल जिसके द्वारा होता है उसका नाम है ट्रांसपीरेशन, पुल।
यानी ट्रांसपीरेशन जिम्मेदार है कितने परसेंट ट्रांसपीरे एब्जॉर्प्शन का? 98%। जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ एटीपी खर्च होगी। जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ एटीपी खर्च नहीं होती। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में लो टू हाई मूवमेंट होगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन में हाई टू लो मूवमेंट। सारी बात हमने यही समझा, 4-5 शब्दों से समझा। पौधे में वाटर के एब्जॉर्प्शन की 2 विधि बताई गई। ये विधि बताने वाले वैज्ञानिक का नाम रेनर है। पहले विधि का नाम एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि नहीं है, क्योंकि यह कुल एब्जॉर्प्शन का मात्र 2% के लिए जिम्मेदार है। जब एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है तो मूवमेंट वाटर का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है और एटीपी खर्च होती है। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की मुख्य विधि है, क्योंकि कुल एब्जॉर्प्शन का 98% एब्जॉर्प्शन पैसिव ढंग से होता है। पैसिव विधि के द्वारा जो मूवमेंट होता है वाटर का या एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, और यह जो ट्रांसफर है वाटर का एब्जॉर्प्शन है पैसिव, जिसके दम पे होता है, उस दम का नाम है ट्रांसपिरेशन पुल। आपको जो मैंने बोला समझ में आया? हमने बड़ी बड़ी बात 4 शब्दों में बोली है, और यही जानना जरूरी था। आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? जल्दी बताओ। आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूं एक्टिव पैसिव एब्जॉर्प्शन समझ में आया? ज्योति को समझ में आया? और लोग? गौतम कुमार को समझ में आया? ठीक है, यही बात जानना जरूरी था। हम इसको एक बार और रिपीट कर रहे हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन के विधि 2 है। जो वैज्ञानिक इस विधियों के बारे में बताया था उनका नाम रेनर है। पहली विधि का नाम एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन की महत्वपूर्ण विधि नहीं है, क्योंकि यह कुल एब्जॉर्प्शन का मात्र 2% की जिम्मेदारी निभाता है। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन में वाटर का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होता है। इसका मतलब, लो से हाई होने का मतलब क्या होता है बेटा? अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब हाई टू लो हो तो क्या बोलते हैं? along द ग्रेडियंट। समझ रहे हैं? लो टू हाई मूवमेंट कराने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। जो मुख्य वाटर एब्जॉर्प्शन है पौधे में पाया जाने वाला, उसका नाम पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन है। यह मुख्य इसलिए है क्योंकि कुल एब्जॉर्प्शन का यह 98% होता है। इस दौरान वाटर का एब्जॉर्प्शन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और यह हाई टू लो होने के कारण इसके इसके दौरान किसी भी एटीपी यानी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, यह अपने आप होता है। जिस जिसके द्वारा पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन कराया जाता है वह ट्रांसपिरेशन पुल कहलाता है। ट्रांसपिरेशन के चलते होता है। तो ये रहा बेटा आज की क्लास में वाटर एब्जॉर्प्शन। एक बात और हमको यहाँ बतानी, कुल अवशोषित वाटर का 100% का सिर्फ 1% प्लांट यूटिलाइज करता है। 99% वाटर क्या हो गया? ट्रांसपायर हो गया, ट्रांसपिरेशन में चला जाता है। और अभी आप देख रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन के चलते वाटर का एब्जॉर्प्शन अकेले 98% होता है। अभी अभी समझाया। इसका मतलब ट्रांसपिरेशन के चलते ही पानी एब्जॉर्ब होता है, और ट्रांसपिरेशन के लिए एब्जॉर्ब होता है। पौधे को तो मात्र 1% पानी चाहिए कुल जिंदगी की जरूरत को पूरा करने। आप लोग बात समझ गए होंगे।
एक और बात बता, ये जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है, इसकी भी दो विधि बताई गई है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन, और ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन को जिसने प्रपोज किया था उनका नाम एटकिंस एंड प्रिस्टले है। दूसरा है नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन, और इसको जिस आदमी ने प्रपोज किया था उसका नाम बेनेट एंड क्लार्क। ये 2% को एक्सप्लेन करने के लिए दो विधि, यानी ये और कमजोर हो गया। एक विधि का नाम ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन, दूसरी विधि का नाम नॉन ऑस्मोटिक। ये दोनों विधि कैसी हैं? एक्टिव हैं। ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन को किसने एक्सप्लेन किया? एटकिन और प्रिस्टले ने, जो महत्वपूर्ण बात नहीं है। और नॉन ऑस्मोटिक को किसने एक्सप्लेन किया? बेनेट एंड क्लार्क ने। इन बातों को भी याद रखेंगे, ठीक है। एक और पॉइंट समझा, फर्स्ट यहां हम लिख देते हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज imbibition of रूट हेयर्स। पहला स्टेप हायर प्लांट में वाटर एब्जॉर्प्शन का क्या है? रूट हेयर की वॉल जो होगी इम्बाइब होगी। और वाटर एब्जॉर्प्शन किस विधि के द्वारा होगा? एंड ऑस्मोसिस के द्वारा। यानी सॉइल से रूट हेयर में पानी किस विधि के द्वारा जाएगा? इंड ऑस्मोसिस के द्वारा। लेकिन इंड ऑस्मोसिस से पहले नंबर पे क्या होगा? इम्बाइबिशन। ये भी याद रखना है। और सारे सवाल इसी में से आएंगे, कोई ऐसा भी सवाल नहीं होगा जो इससे सॉल्व ना हो जाए, इससे रिलेटेड। आप लोग कोई चीज पूछनी हो हमसे तो पूछ लीजिए बेटा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। वाटर एब्जॉर्प्शन से संबंधित कोई चीज पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।